इस सीरीज़ में आप लोग पार्ट 2 बुक से ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 वाला टॉपिक देख रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. ओके, सो द क्वेश्चन इज डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. ओके, सो जो ट्रेड यूनियन एक्ट अपना 1926 है उसके मेन प्रोविजंस अपने को डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो. So workers did not have the legal right to organize their trade union, and the trade unions did not have legal recognition in our country before 1926. Consequently, whenever the workers were constituted their trade unions, the employer was tried to dissolve it. A legislation was enacted with the central government in 1926 with the purpose of protecting the trade unions and giving the legal rights to the workers to form their unions. It is called the Trade Union Act 1926. See, basically ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो फॉर्म हुआ था उससे पहले कोई भी लीगल राइट नहीं था, मतलब ट्रेड यूनियंस फॉर्म करने के लिए. सो जब भी ट्रेड यूनियंस फॉर्म किए जाते थे उन पे जो है एम्प्लॉयर जो है या तो सिविल सूट या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केसेस चलाता था उन पे, एंड उनको डिसॉल्व कर दिया था एंड जो भी उसके लीडर्स होते थे जिन्होंने उनको जेल में डाल दिया था. ओके, सो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 फॉर्मेशन के बाद गवर्नमेंट से इनको एक लीगल राइट मिल जाता है वर्कर्स को टू फॉर्म द ट्रेड यूनियंस. ठीक है. So let's see. So basically this act has been passed by the central government, so it applies throughout the country. The responsibility of its implementation has been given to the appropriate government. This legislation is known as the industrial relation legislation. ठीक है. सो जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 था इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया. ठीक है. और ये थ्रू आउट द कंट्री जो है ये मतलब कि अप्लाई होता है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की वो जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दी गई है. ठीक है. और इस लेजिस्लेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेजिस्लेशन. ओके, सो द एक्ट अप्लाइज ऑन द यूनियन कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द वर्कर्स और द एम्प्लॉयज़, यूनियन ऑफ द एम्प्लॉयर्स, यूनियंस ऑफ द यूनियंस, एक्सेप्ट दोज एसोसिएशंस और द यूनियंस विच आर कवर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट एंड द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट. ठीक है. सो ये सब पे अप्लाई होगा जो कि यूनियंस जो है एम्प्लॉयर्स का हो या यूनियन का यूनियन हो या वर्कर्स का यूनियन हो. ठीक है. लेकिन ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, जो यूनियंस बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंडर आते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर आते हो या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आते हो. ठीक है. सो देयर आर द 3 डिफरेंट प्रोविजंस मेंशन्ड अंडर द एक्ट. सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आर एज फॉलोज. ठीक है. सो बेसिकली इसमें 3 अपन लोग जो है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन. ठीक है. जो फर्स्ट जो है कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस के. ठीक है. सो इन इंडिया इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द ट्रेड यूनियंस टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड. इट इज़ वॉलंटरी फॉर द ट्रेड यूनियंस टू रजिस्टर देमसेल्फ. If a trade union wants to work without registration, no pressure will be given to get it registered. ठीक है. सो इंडिया में ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है. ठीक है. ये वॉलंटरी है. ठीक है. अगर कोई ट्रेड यूनियन चाहता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के काम करे तो वैसे भी काम कर सकता है, बट इफ़ दे वांट सो दे कैन गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड. ठीक है. सो it has been mentioned in the section 4 that any trade unions having at least 10% members in any industrial establishment but not less than 7 members, or if 10% membership exceed 200 then at least 100 members, then they may submit an application regarding registration to the registrar. See, अगर किसी कंपनी में जो 10% मेंबर्स जो हैं अगर 7 से भी कम हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होंगे ट्रेड यूनियंस फॉर्म करने के लिए. वहीं पे अगर 10% मेंबरशिप अगर 100 से ज़्यादा है तो वहाँ पे एटलीस्ट 100 लोग मिल करके ट्रेड यूनियन को जो है रजिस्टर करवा सकते हैं. ठीक है. सो अब रजिस्टर कराने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सो उसके लिए एक एप्लीकेशन देना होगा, एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार. इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द सेक्शन 5 दैट ट्रेड यूनियन शैल सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार. There must be following information in the applications like the name of the trade unions and its address, name and the age of the members, name and the age of the office bearers. ठीक है. सो सेक्शन 5 ऑफ द ट्रेड यूनियन में ये मेंशन किया गया है कि एक एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास, और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि ट्रेड यूनियन का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा ट्रेड यूनियन का. ठीक है. नेम और एज क्या होंगे मेम्बर्स के, नेम एंड एज क्या होगा जो ऑफिस बेरर्स हैं उनका. ओके. नेक्स्ट देखते हैं.
सो इसमें नेक्स्ट जो है कॉपी ऑफ द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द ट्रेड यूनियन सेल इंक्लूज अ कॉपी ऑफ द रूल्स मेड बाई इट्स सेल्फ विद द एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मेंबरशिप इलेक्शन ऑफ द ऑफिस बीयर्स एक्सेट्रा ऑफ द ट्रेड यूनियंस। सी फर्स्ट वाले में हमने देखा कि फर्स्ट वाले में उसमें जो है नेम, एज, ये एड्रेस, ये सब थिंग्स होंगे। दूसरे वाले में क्या होगा कि ट्रेड यूनियंस खुद के कुछ बनाए हुए रूल्स होते हैं कि हम लोग जो है ऑफिस बीयर्स का कैसे इलेक्शन करेंगे, कौन हमारा मेंबर बन सकता है, कब हम मेंबरशिप से उसको टर्मिनेट कर देंगे, कितनी फ़ी होगी। तो इस टाइप के हमारे मतलब कि ट्रेड यूनियंस खुद के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, खुद के कुछ लॉज होते हैं, तो उसकी कॉपी इसमें लगानी पड़ेगी, अ कॉपी ऑफ द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज़, ठीक है। सेक्शन 8 एंड 9 में कहता है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन जो है 1 साल जो है पहले ही रजिस्टर्ड हो चुका है तो उसके पास ऑब्वियस सी बात है कुछ जो है मतलब उसके पास कुछ एसेट्स बन गए होंगे एंड कुछ लायबिलिटीज़ भी होगी उनके पास, तो ये जो है इसका भी स्टेटमेंट उनको देना पड़ेगा, ठीक है, कि उनके पास क्या मतलब कि इसका उनको डिटेल देना पड़ेगा क्या एसेट्स एंड क्या लायबिलिटीज़ उनके पास, ठीक है। सो इफ़ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विद द डिटेल्स देन ही सेल रजिस्टर दैट ट्रेड यूनियन एंड इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों से अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन का दे देगा, बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो मेंबर्स हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं रजिस्ट्रार के डिसीजन के अगेंस्ट में, ठीक है। अब हमने फर्स्ट देख लिए, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं कैंसलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द सेक्शन 10 दैट द रजिस्ट्रेशन may be cancelled by the registrar in the following circumstances, ठीक है। सेक्शन 10 में ये गिवन है कि कौन कौन से केसेस में रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, ओके। सो जो फर्स्ट जो है फर्स्ट पॉइंट देखते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस इफ़ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सबमिट्स एन एप्लीकेशन रिगार्डिंग द कैंसलेशन ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन इन दैट केस द रजिस्ट्रेशन में बी कैंसल्ड। अगर ट्रेड यूनियन खुद ही कहे कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो तो रजिस्ट्रार उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। सेकंड क्या है, बाय फ्रॉड मींस, अगर रजिस्ट्रार ये सोचता है कि ट्रेड यूनियन जो है फ्रॉड तरीके से इसको रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है, ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट डन। थर्ड देखते हैं सीज टू एग्जिस्ट, अब ट्रेड यूनियन अपने एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, ट्रेड यूनियन का कोई मेंबर ही नहीं है, ट्रेड यूनियन बचा ही नहीं है, ख़त्म हो गया, तो उसका तो रजिस्ट्रेशन वैसे भी कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ देखते हैं टू कॉन्ट्रवेन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक है। सो इफ़ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कॉन्ट्रवेंस एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन दैट केस द रजिस्ट्रार कैन कैंसिल रजिस्ट्रेशन। सो हमारा जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि ट्रेड यूनियन एक्ट की क्या लाइबिलिटीज़ हैं, उनके क्या राइट्स हैं। सो अगर कुछ प्रोविजंस जो है जैसे इलीगल स्ट्राइक्स वगैरह कर रहा है कोई ट्रेड यूनियन कॉन्टिन्यूसली, तो उस केस में क्या हुआ, प्रोविजंस का कॉन्ट्रवेन हुआ, ठीक है, बाय द ट्रेड यूनियन, तो उस केस में रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है ट्रेड यूनियन का। फिफ्थ में बाई मिस्टेक, इफ़ द रजिस्ट्रार हैज़ इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाई मिस्टेक एंड इट कम्स इन लाइट आफ्टर सम टाइम देन ही मे कैंसल, ठीक है। अगर इसको ऐसा लग रहा है कि रजिस्ट्रार ने बाई मिस्टेक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया ट्रेड यूनियन को एंड बाद में वो लाइट में आता है तो उसको कैंसिल कर सकता है। सिक्स्थ देखते हैं रूल्स मेड बाय द ट्रेड यूनियन विच कॉन्ट्रवेन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, अगर कोई ट्रेड यूनियन जो है खुद का जो रूल बना रहा है वो ऐसा रूल बनाया कि जो कि मतलब ट्रेड यूनियन एक्ट 1906 के जो प्रोविजंस है उसी को कॉन्ट्रवेन करने लगे। सपोज़ कि ट्रेड यूनियन एक्ट सपोज़ कि कोई ट्रेड यूनियन ऐसा लॉ बना लेता है कि हम लोग जो है मतलब कितने नंबर ऑफ़ जो है मतलब कि स्ट्राइक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिना नोटिस दिए हुए, तो ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रवेन हुआ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट का, क्योंकि इसमें आपको स्ट्राइक करने से पहले आपको एम्प्लॉयर को प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि हम इस डेट को या इतने दिन में हम लोग जो है मतलब स्ट्राइक करने वाले हैं, ठीक है। तो इलीगल स्ट्राइक में आ जाएगा। तो ऐसे कुछ अगर प्रोविज़न बना रहे हो कि मतलब ट्रेड यूनियन एक्ट 1906 के प्रोविजंस को कॉन्ट्रवेन कर रहा है तो जो है वहाँ पर ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज़ द सेवेंथ पॉइंट। Okay, so similarly, if any registered trade union declares maximum illegal strike, in that condition, the registration of the union can be cancelled, ठीक है। सो अगर कोई ट्रेड यूनियन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स करता है, ठीक है, तो उस केस में जो है रजिस्ट्रेशन जो है उस ट्रेड यूनियन का कैंसिल कर दिया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा।
ठीक है. So before the cancellation of the registration, the registrar shall give a chance to trade unions to explain the matters within 2 months. If he is not satisfied with the explanation, in that condition he can cancel the registration of that trade union. ठीक है. So मतलब रजिस्ट्रार जो है 2 महीने का जो है उसको टाइम देगा, एक चांस देगा ट्रेड यूनियन को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने ये जो भी प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंट किया या जो भी आपने ये जो गलती की है उसके लिए कुछ प्रॉपर आपके पास क्या एक्सप्लेनेशन है. अगर वो नहीं कर पाता सही से, अगर एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं होता रजिस्ट्रार, तो वो कैंसिल कर सकता है. ठीक है. अब देखते हैं थर्ड वन, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस. ठीक है. तो अब जो क्या अधिकार होते हैं, क्या राइट्स होते हैं ट्रेड यूनियन के, एंड क्या उनकी जिम्मेदारियाँ होती है, क्या लाइबिलिटीज़ होती है ट्रेड यूनियंस की, वो देखते हैं अपन लोग. ठीक है. सो लेट्स सी. So different rights and the liabilities of registered trade unions have been mentioned in the act. Some important rights and liabilities are as follows. तो first देखते हैं. First is the rights. So some rights are given to the registered trade unions under the section 17, 18 and 19 of this act, which are called the rights of the trade unions. ठीक है. So जो rights जो है ट्रेड यूनियन के वो सेक्शन 17, 18 एंड 19 ऑफ दिस एक्ट में दिए गए हैं. ठीक है. उनको क्या बोलते हैं, राइट्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस बोलते हैं. फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ द इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. ठीक है. सो ये कहा गया है, इट हैज़ बीन सेड दैट इफ अ ट्रेड यूनियन functions in a peaceful way to achieve its objective, in that case no employer can file a case against that trade union in a court of justice on the ground of the criminal conspiracy. ठीक है. अगर कोई ट्रेड यूनियन अपने ऑब्जेक्टिव को पीसफुल तरीके से अचीव करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है उस पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस नहीं चला सकता, जो कि बेसिकली 1926 से पहले ही चलाया जाता था. एम्प्लॉयर जनरली जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चलाता था इस ट्रेड यूनियंस पे. ओके. सेकेंड देखते हैं, इम्यूनिटी फ्रॉम द सिविल सूट्स एज सर्टन केसेस. सी इसमें क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी जो है ट्रेड यूनियंस के डिमांड को फुलफ़िल कर देता है, उनकी डिमांड्स को मान लेता है, इसके वजह से उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है या उसका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. अगर ये चीज़ जो है पीसफुल तरीके से स्ट्राइक करके किया गया है तो उस केस में एम्प्लॉयर जो है सिविल सूट जो है नहीं चला सकता ट्रेड यूनियंस के अगेंस्ट में. किस बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द रिस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन. ठीक है. एक बार और समझते हैं. अगर किसी ट्रेड यूनियन ने पीसफुल तरीके से स्ट्राइक किया एंड उसके डिमांड को अगर एम्प्लॉयर ने मान लिया एंड उसकी वजह से अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है ट्रेड यूनियंस का डिमांड जैसे सपोज है कि आप सैलरीज बढ़ाओ, सैलरीज अगर बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा. ठीक है. इससे प्रॉफिट उसका कम हो सकता है. तो अगर ये प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया, तो उस केस में कोई भी एम्प्लॉयर उन पे सिविल सूट नहीं चलाएगा. किस बेसिस पे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे या रिस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड पे. सो गाइस थर्ड देखते हैं. Third one is the enforceability of the agreement. So if a registered trade union makes an agreement with the employer to achieve its objective peacefully, no employer can prevent from implementing that agreement. ठीक है. अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है एक एग्रीमेंट करता है एम्प्लॉयर के साथ कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पीसफुल तरीके से अचीव करेगा, उस केस में कोई भी एम्प्लॉयर उनको इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने से प्रिवेंट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता. ठीक है. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन मेक अ प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयर टू इम्प्लीमेंट एन एग्रीमेंट, सेटलमेंट, अवार्ड, कोर्ट डिसीजन एक्सेट्रा. ठीक है. ये कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है वो प्रेशर डाल सकता है एम्प्लॉयर पे कि ये जो एग्रीमेंट आप उसको इम्प्लीमेंट करो, या कोई सेटलमेंट हुआ उसको इम्प्लीमेंट करो, कोई अवार्ड है, अवार्ड का मतलब कोई डिसीज़न है, उसको जो है आप इम्प्लीमेंट करो. ठीक है. और सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसमें. सेकेंड जो है अब ये लाइबिलिटीज़ है. सो लाइबिलिटीज़ में क्या है, सम लाइबिलिटीज़ फॉर द ट्रेड यूनियंस हैव ऑल्सो बीन मेंशन्ड अंडर दिस एक्ट. दीज आर अंडर. तो इनकी क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं देखते हैं. सो ऑब्जेक्टिव मतलब इनके बेसिकली राइट्स तो 3 ही थे एंड इनकी जो लाइबिलिटीज़ बहुत सारी हैं. ठीक है. सो लाइबिलिटीज़ देखते हैं. ऑब्जेक्ट्स ऑन विच द जनरल फंड्स में बी स्पेंड. ठीक है. सो जो फंड्स कलेक्ट होते हैं ट्रेड यूनियन के, वो किन चीज़ों पे ये स्पेंड कर सकते हैं. वैसा नहीं है ड्रग्स वगैरह पे या फिर जो है मतलब किसी और चीज़ पे मतलब फालतू की चीज़ों स्पेंड करना स्टार्ट कर दो. ठीक है.
So it has been said in our section 15 that every trade union shall make a separate fund which shall be called general fund. Membership fee which is given by the every member shall be deposited in this fund. This fund may be spent on the following items: salaries and allowances of the office bearers, rent of the office, stationery, electric bill, telephone bill, expenses on the conducting strike, expenses on the cases in the trial in the courts, assistance to the member, sickness or the accident etc. ठीक है. सो ये जो जनरल फंड जो है वो कहाँ कहाँ पे स्पेंड हो सकता है? ये ऑफिस बेरर के सैलरीज एंड अलाउंसेस पे, रेंट ऑफ द ऑफिस पे, स्टेशनरी पे, इलेक्ट्रिक बिल पे, टेलीफोन बिल पे, एक्सपेंसेस ऑन द कंडक्टिंग स्ट्राइक पे, एक्सपेंसेस ऑन द केसेस इन द ट्रायल इन द कोर्ट्स, असिस्टेंस टू द मेंबर्स, सीकनेस और द एक्सीडेंट एक्सेट्रा. ठीक है. अब सेकेंड देखते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट्स ऑन विच द पॉलिटिकल फंड मे बी स्पेंड. तो इनके पास एक पॉलिटिकल फंड भी होता है, वो कहाँ पे खर्च कर सकता है? इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 16 दैट द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल मेक अ सेपरेट फंड फॉर द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ विच शैल बी नॉन एज द पॉलिटिकल फंड एंड अ सेपरेट कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम इट्स मेंबर्स फॉर दिस फंड. ठीक है. सो ये पॉलिटिकल फंड के लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाएगा मेंबर से, एंड जो ये कहाँ पे स्पेंड किया जा सकता है? सो ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल मीटिंग, पॉलिटिकल प्रोसेशन, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, मेकिंग ऑफ द बैनर्स और द पोस्टर्स फॉर द पॉलिटिकल वर्क, पब्लिशिंग अ मैगजीन एक्सेट्रा. ठीक है. थर्ड पॉइंट देखते हैं. सो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑफिस बेरर. इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द सेक्शन 21A दैट any such person cannot be appointed as an office bearer of a registered trade union who has not completed his 18 years of age and has been punished with an imprisonment for the immorality. But if 5 years have been passed after he is released from the prison, he may be appointed as an office bearer of a registered trade union. ठीक है. सो सेक्शन 21A के अकॉर्डिंग कोई ये पर्सन जो कि अभी 18 साल का नहीं हुआ है वो ऑफिस बेरर नहीं बन सकता है, या कोई भी अगर वो किसी इमोरालिटी को लेकर के वो उसकी इम्प्रिजमेंट हो चुकी है तो वो भी नहीं बन सकता है. लेकिन उसको जेल से छूटे हुए अगर 5 साल हो गए हैं तो वो जो है ऑफिस बेरर बन सकता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का. फोर्थ पॉइंट देखते हैं. सो फोर्थ पॉइंट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफिस बेरर. It has been mentioned in the section 22 that outside person may be appointed as the office bearer of the registered trade union, but their members should not be more than 1/3 of the total number of the office bearer or the 5 whichever is less. ठीक है. सो सेक्शन 22 में ये कहता है कि कोई आउटसाइड, सपोज आउटसाइड मतलब कि क्या है, उस कंपनी का नहीं है, वो बाहर से पर्सन है, उस ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं है, वो बाहर का पर्सन है. ठीक है. सो उसको भी जो है ट्रेड यूनियन का उसको मतलब कि क्या बना सकते हैं आप लोग? ऑफिस बेरर बना सकते हैं. लेकिन कंडीशन क्या है कि उनका नंबर जो है, टोटल जो मेंबरशिप जो है उनका 1/3 हो सकता है. ठीक है. जो टोटल ऑफिस बेरर्स हैं, सपोज किसी ट्रेड यूनियन के ऑफिस में 21 लोग हैं तो उसका 1/3 कितना हुआ? 7 हुआ. बट ये 7 नंबर उनको नहीं अपॉइंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 ही अपॉइंट कर सकते हैं. बट सपोज़ कि अगर ऑफिस बेरर्स का नंबर टोटल 9 है तो उसका 1/3 कितना हुआ? 3 हुआ. ठीक है. सो 3 और 5 में से 3 छोटा है तो मैक्सिमम जो है 3 नंबर्स ही जो है ऑफिस बेरर बन सकते हैं. सो विच एवर इज़ लेस, या 1/3 कम है तो 1/3 हो जाएंगे, या 5 कम है तो 5 हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है चेंज द नेम. तो फिफ्थ वाले में इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द सेक्शन 23 दैट एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन can change its name only when at least 2/3 members of that union vote in the favor to change the name. ठीक है. सो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड यूनियन अपना नाम तभी चेंज कर सकता है जब उसके 2/3 मेंबर जो है इसके फेवर में वोट करें. ठीक है. 6th पॉइंट है एज ऑफ द मेंबरशिप. ठीक है. सो सेक्शन 21 में कहा गया है कि जो मेंबर्स हैं उनका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 15 ईयर्स होना चाहिए. ठीक है. 7th जो है एमलगमेशन. सो एमलगमेशन का मतलब होता है कि दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस का बन के एक हो जाना. ठीक है. सो सेक्शन 24, 25, 26 में ये कहा गया है 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेड यूनियन अगर एमलगमेट होना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो है सेपरेट मीटिंग्स कॉल करेंगे अपनी जनरल बॉडी का, एंड उस मीटिंग में एटलीस्ट 50% लोग होने चाहिए, एंड उसमें से जो आए हुए लोग हैं उनमें कम से कम 60% जो लोग जो हैं उस
एमलगमेशन के फेवर में वोट करें तो ही रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है, ठीक है। और सारे जो कंसर्न जो यूनियन है वो सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार के पास, एंड उनमें जो है जो सेक्रेटरीज़ हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए, एंड 7 मेंबर्स जो है उन सारे मतलब 7 मेंबर्स हर एक ट्रेड यूनियन से उस पर उसका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। वो उसमें जो रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि ये हमारा ट्रेड यूनियन इसमें अमलगमेट कर दिया जाए। सो अगर इस प्रोसेस से रजिस्ट्रार जो सेटिस्फाइड है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। एंड उनमें से जैसे सपोज जितने भी अमलगमेट हो रहे हैं उनमें से किसी एक का नाम दिया जा सकता है या कोई एक नया नाम भी दिया जा सकता है, ठीक है। एक बार इसको दोबारा समझते हैं। सेक्शन 24, 25, 26 के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जितने भी ट्रेड यूनियंस एमलगमेट होना चाहते हैं उनको सेपरेट मीटिंग बुलानी पड़ेगी जनरल बॉडी की, एंड उसमें कम से कम टोटल मेंबरशिप का 50% मेंबर उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, एंड जो लोग प्रेजेंट है उसमें से 60% मेंबर्स जो है एमलगमेशन के फेवर में वोट करने चाहिए। उसके बाद जो है कि एक एप्लीकेशन जो है सब लोग जो है एक एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार के पास, उसमें सेक्रेटरीज़ का सिग्नेचर होना चाहिए एंड एटलीस्ट 7 मेंबर्स का उस पर जो है सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, एमलगमेशन के फेवर में, ठीक है। अगर ये इन सब प्रोसेस से रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है तो वो जो है एमलगमेशन को अप्रूव कर सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है इसमें कोई भी इन जितने भी एमलगमेट हो रहे हैं किसी एक का नाम चूज किया जा सकता है या कोई न्यू नेम दिया जा सकता है। इसमें आप देखते हैं 8th पॉइंट इज़ द एनुअल रिटर्न। इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द सेक्शन 28 दैट एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल हैव टू सेंड एन एनुअल रिटर्न टू द ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार मेंशनिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज़ फ्रॉम द 1st जनवरी टू 31st दिसंबर, ठीक है। सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उनको एक एनुअल रिटर्न सेंड करना होगा रजिस्ट्रार के पास, उसमें 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का एक्टिविटीज़ उसमें होगा, ठीक है। एनुअल रिटर्न में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, टोटल आपकी मेंबरशिप कितनी है, टोटल इसमें से ओल्ड मेंबर्स कितने हैं, नए मेंबर्स कितने ज्वाइन हुए हैं, इलेक्शन अगर कोई हुआ है तो ऑफिस बेयर्स कौन है, कोई स्ट्राइक आपने जो की है, आपकी इनकम कितनी रही, आपने एक्सपेंडिचर कितना किया, ठीक है। सो इफ़ एनी रूल्स हैज़ बिन चेंज, अगर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन एक जो आपने कॉपी दी थी शुरू में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि ये हमारा रूल्स रेगुलेशन हमारे ट्रेड यूनियन का, उसमें आपने कुछ चेंजेस किया है तो वो भी चेंजेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। 9th पॉइंट देखते हैं, डिसोल्यूशन। सो इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द सेक्शन 27 दैट इफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन वांट्स टू डिसॉल्व इटसेल्फ देन द मीटिंग ऑफ द जनरल बॉडी शैल बी कॉल्ड बाय द ट्रेड यूनियंस, ठीक है। सो सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रेड यूनियन जो है डिज़ोल्व करना चाहता है तो जनरल बॉडी को उनको मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और 50% या 50% से ज़्यादा लोग अगर उसके डिसोल्यूशन के फेवर में वोट करते हैं तो एक एप्लीकेशन जो है सिग्नेचर सेक्रेटरी के साथ और 7 मेंबर्स के साथ ही रजिस्ट्रार के पास जाएगा, ठीक है। सो रजिस्ट्रार जो है इसका जो है ये ट्रेड यूनियन कैंसिल कर देगा, ठीक है। सो इट हैज़ इफ़ इट हैज़ सम फंड तो उसकी और जो है या फिर एसेट्स वगैरह है तो उनको जो है मेंबर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कंक्लूजन देखते हैं इसका। So it is clear from the above discussion that the Trade Unions Act 1926 has been in vogue for the 85 years. Almost all have appreciated this act on the basis that the number of registered trade union has gradually increased after the enactment of the act. It is said that more than 80,000 registered trade unions have been constituted in the country up to the now. There is a provision to registered employer association and the federation also under this act. National Commission on the Labour has also said in its appreciation that the act has given right to the workers to the constitute the unions. So हमें पता है रजिस्टर्ड जब भी ट्रेड यूनियन एक्ट 1906 आ गया उसके बाद जो है बहुत ही एक ईजी जो है प्रोविज़न उसमें आ जाता है कि जो अगर 10% जो है अगर 7 से कम है तो मिनिमम 7 लोग, अगर 10% 100 से ज़्यादा है तो मिनिमम 100 लोग मिल करके ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। सो इस इजी प्रोविज़न की वजह से मतलब मुस्लिम ग्रोथ होता है ट्रेड यूनियंस का। सम अराउंड अब तक 80,000 जो है ट्रेड यूनियंस जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं इंडिया में, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी मेंशन करना चाहिए कि 80,000 हमारे पास ट्रेड यूनियन तो हो गए हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग जो ट्रेड यूनियंस की अभी भी कमी है, इसलिए गवर्नमेंट को इतने सारे लेबर लेजिस्लेशन पास करने की ज़रूरत पड़ती है जो कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। मतलब कि जो इंडिया में लेबर लेजिस्लेशन पास होते हैं वो दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा है। वही अमेरिका में देखा जाए तो बहुत ही कम ट्रेड यूनियन है, बट जो भी ट्रेड यूनियन है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि मतलब कि गवर्नमेंट को
जो मतलब वर्कर्स के बारे में उतना सोचना ही नहीं पड़ता है, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन ये ट्रेड यूनियन ही कर देता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, होपफुली आपको समझ आया होगा।